चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम कर रहे हैं टीडीएस के सेक्शन, है ना। उससे पहले लास्ट क्लास की 2-4 पॉइंट बता दो टीडीएस के बारे में, क्या क्या डिस्कस किया था। हाँ जी, क्या क्या डिस्कस हुआ था, कोई हाईलाइट बता दो बस, टीडीएस में क्या क्या खास बात पढ़ी थी हमने। TDS shall be deducted on bill or payment whichever is earlier. हाँ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। और कोई और बताओ। अलीसा बस आप रुकना, है ना, अब औरों को भी मौका मिलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। हाँ जी सर, टीडीएस जैसे एनुअली ना छोड़ के फाइनेंशियल ईयर के बीच में भी काट सकते हैं, क्वार्टरली बेस पे। नहीं, गलत बात बोल रहे हो, फिर तो ऐसा हमने पढ़ा भी नहीं था। नहीं, हर मंथ की 7 तारीखों से काट सकते 7 तारीख को जमा करना है, हर महीने की 7 तारीख तक जमा करना है। और उस पे इंटरेस्ट लगता है अगर आप लेट कर देते हो। अगर लेट कर देते हो तो 2 महीने का, अगर एक दिन भी लेट हुआ तो इंटरेस्ट 2 महीने। हाँ यही था ना ऋषिकेश का टूर, 75,000 रुपये का इंटरेस्ट लगाया था आपने। और अगर फाइल रिटर्न करने में लेट कर दो तो हर रोज 200 रुपए की पेनल्टी लगती है। हाँ, टीडीएस की रिटर्न अगर फाइल करने में लेट करी तो 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है। और टीडीएस की रिटर्न फाइल कैसे होती है? नहीं, पीरियडिसिटी क्या है, हर महीने होती है, क्या होती है? क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है, क्वार्टरली होती है। अप्रैल मई जून की ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। और जुलाई अगस्त सितंबर की, हेलो ऑनलाइन, जुलाई अगस्त सितंबर की अक्टूबर नवंबर दिसंबर की लास्ट डेट 31 जनवरी। 31 जनवरी लास्ट डेट है, ध्यान रख लेना। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 31 की शाम को बैठोगे। तो पूरा महीना है आपके पास। और जनवरी फरवरी मार्च की 31 मई, उसके लिए एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है। और मार्च के महीने का, जनवरी के महीने का और जनवरी फरवरी और मार्च इनके टीडीएस की ड्यू डेट क्या है? टीडीएस पे करने की, जनवरी का टीडीएस कब तक पे करना है, फरवरी का कब तक पे करना है, और मार्च का कब तक पे करना है? मार्च का हाँ जी, इन 3 महीने का टीडीएस कब तक जमा करना होता है? टीडीएस पे करने की बात है 31 मई, तीनों का। हाँ, तीनों का, ओके। ये अभी भी ऋषिकेश में ही है। नहीं सर, जनवरी का 7 जनवरी का 7 फरवरी। सर इसका तो जुलाई तक पे भी टाइम रहता है ना, जून जुलाई तक में भी तो फेब तक। अलीसा, आप तो ऋषिकेश से भी ज़्यादा दूर चले गए। जुलाई तक कौन सा टैक्स का डेट है बेटा? जुलाई तो आईटीआर की डेट है। आप 2 चीज़ें मिक्स कर रहे हो। जुलाई की जो बात कर रहे हो इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हो, हम तो टीडीएस पढ़ रहे हैं। जनवरी का 7 फरवरी, फरवरी का 7 मार्च, और मार्च का 7 मार्च तक। और मार्च का मिलता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। नहीं, गलत बात है, ध्यान नहीं रख रहे हो और चीज़ें रिकॉल भी नहीं कर रहे हो। 30 अप्रैल है। मार्च की ड्यू डेट एक्सटेंडेड है ना। जब 30 अप्रैल तक आपको टीडीएस जमा करने का टाइम मिलेगा तभी तो 1 महीना रिटर्न फाइल करने का भी मिल रहा है, एक्सटेंडेड पीरियड। तो ये नहीं है तीनों के लिए कि मतलब केवल मार्च के महीने की टाइम में वो है डेविएशन, बाकी सब कुछ 11 महीने सेम है। केवल मार्च के महीने में है गैर डेविएशन कि मार्च का पीरियड, क्योंकि देखो फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने में कई सारी चीज़ें टाइम, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। डिपार्टमेंट को पता है जेन्युइन प्रॉब्लम है। और अगर कोई लास्ट ईयर का टीडीएस मान लीजिए वो 7 तारीख रखे और 7 दिन में कोई खर्चा नहीं आया तो अन्य से उसको इंटरेस्ट लग जाएगा ना बेचारे को, एसएससी को। तो इसलिए, और मान लीजिए जनवरी में कोई बिल लेट आया तो ये तो उसको फरवरी में कंसीडर कर लेंगे, फरवरी में लेट आया तो मार्च में। लेकिन अगर मार्च का बिल कोई लेट आया और उसे 7 ही दिन का टाइम मिलेगा तो एक तो उसको 2 नुकसान होंगे, एक तो खर्चा क्लेम नहीं कर पाएगा, दूसरा टीडीएस पे इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा अननेसेसरी। तो इसलिए जानबूझ के एक्सटेंडेड पीरियड दिया हुआ है, वो इंटेंशनली ऐसा दिया हुआ है। तो ये तो थी पिछले वाले क्लास का बैकग्राउंड। और टीडीएस काटते क्यों हैं हम? ताकि सरकार को
उसकी किटी में कुछ थोड़ा थोड़ा सा पैसा, पूल में पैसा इकट्ठा होता रहे। ऐसा नहीं है सरकार सोच रही है आप कमा के जा रहे हो और मैं देख रहा हूँ, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन देख रही है, वैसे निर्मला सीतारमन देख रही है अभी आनंद टैक्स देगा, अभी आनंद टैक्स देगा, आनंद पूरे साल पैसे जेब में लेके घूम रहा है। नहीं, तो टैक्स का पैसा, एक तो पर्पज़ यही है कि गवर्नमेंट को पूरे साल रेवेन्यू आता रहता है ना। अकेले टीडीएस से ही बहुत अच्छा खासा चंक इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि अब तो लगभग हर चीज़ों पे टीडीएस लगा दिया है। ये टेस्ट बेस पे चालू हुआ था, लेकिन अब हर चीज़ों पे लग गया। एक तो सबसे बड़ा बात, गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है हम रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कर रहे हैं कि ताकि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमें रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए। दूसरा रीजन क्या है, एक तो रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करना है पूरे साल भर, तो इसलिए टीडीएस लाई है। और दूसरा कोई पर्पज है? टैक्स पेयर पर सर एक बार में पूरी लायबिलिटी ना पड़े। हाँ ठीक है, टैक्स पेयर का जो ये भी ठीक है कि भाई टैक्स पेयर का कुछ बर्डन कम हो जाता है, टैक्स पेयर का कुछ बर्डन रिड्यूस हो जाता है टैक्स पे करने का। और कोई देखो, आपको जब इसके पीछे के लॉजिक समझ आएगा ना तो चीज़ टॉपिक समझने में मज़ा आएगा। और क्यों होता है कि ऐसे लोग जो अपनी इनकम छुपा रहे हैं, गवर्नमेंट को इनकम पता लग जाती है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा कमा रहे हैं और अपनी आईटीआर में दिखाते ही नहीं है। आप अपने आसपास, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में बहुत से लोग ऐसे देखोगे जिन्होंने लोगों को रहने के लिए मकान किराए पे दिया हुआ है, रेजिडेंशियल पर्पजेज के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए ना, रेजिडेंशियल। क्या वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई रेंट की इनकम दिखा रहा है? लगभग 90% लोग नहीं दिखा रहे हैं। 10% लोग वही दिखा रहे हैं जिनके एम्प्लॉई अपने ऑफिस में एचआरए का क्लेम ले रहे हैं या फिर मकान मालिक को पैसा चेक से दे रहे हैं। नहीं तो मैक्सिमम मेजोरिटी केस में ऑल ओवर इंडिया में डोमेस्टिक रेंटिंग, डोमेस्टिक लेट आउट जो है वो कैश पे चलता है, पूरा कैश पे चलता है। आपने बहुत से लोग देखेंगे, हो सकता है आपके खुद के मकान भी कोई किराए पे दे रखे हों और पापा रेंट का पैसा जेब में रख के घूम रहे हैं, है ना। तो वो आपके घर का केस नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में ऐसा ही केस है, मेजोरिटी केस में ऐसा है। हाउस रेंट की इनकम में सबसे बड़ी वो है ब्लैक मार्केट, वहाँ पे इनकम डिस्क्लोज ही नहीं करता, रेंटल इनकम। क्यों? क्योंकि जो किराया दे रहा है उसे भी कोई मतलब नहीं, जो किराया ले रहा है वो इनकम दिखा नहीं रहा क्योंकि टीडीएस नहीं कट रहा। और इनकम टैक्स इज अ सेल्फ डिक्लेरेशन ही, है ना। इनकम टैक्स का पर्पज है सेल्फ डिक्लेरेशन। जो आप डिक्लेयर कर दोगे हम उसे मान लेंगे, प्रोवाइडेड कि अगर हमें कोई एडिशनल एविडेंस मिल गया तो फिर आप ना पे जाओगे, है ना। अनटिल अनलेस हमारे पास, इन डिपार्टमेंट के पास कोई एडिशनल एविडेंस नहीं है, तो जो आपने दिया वो डिक्लेरेशन दी, हमने मान ली, बात खत्म, है ना। तो इनकम टैक्स सेल्फ डिक्लेयर्ड स्कीम है, तो जो आप बताओगे वो मान लेता है डिपार्टमेंट। लेकिन उसे अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो सारी डिमांड निकाल लेगा, रीअसेस कर लेगा फिर आपको। तो इससे क्या होता है, जो इनकम रिसीव कर रहा है उसको मजबूरी हो जाती है कि अब अपनी इनकम दिखाए। मान लीजिए मेरी सैलरी पे टीडीएस कट जाए, है ना, मेरी सैलरी पे टीडीएस काटेगी एनआईएफएम, और एनआईएफएम ने अपनी क्वार्टरली रिटर्न में डिटेल डाल दी कि एनआईएफएम ने आनंद को इतनी सैलरी दी है, ये उसका टीडीएस काटा है, और उसके बाद भी मैं आईटीआर ना भरूं तो फिर क्या होगा? मैं खतरों के खिलाड़ी में जाने के लिए बहुत अच्छा उम्मीदवार, ठीक है ना, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेरी इनकम पता है और मैं आईटीआर नहीं भर रहा हूँ। तो ऐसे लोग खतरों के खिलाड़ी में जा सकते हैं, रोहित शेट्टी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। यही लोग तो खतरों के खिलाड़ी हैं कि डिपार्टमेंट को मेरी इनकम पता फिर भी मैं आईटीआर नहीं भर रहा हूँ, या आईटीआर भर रहा हूँ और वाली इनकम नहीं दिखा रहा हूँ। तो ऐसा पॉसिबल है? मैं आईटीआर, डिपार्टमेंट को मेरी इनकम पता और मैं आईटीआर नहीं भर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, बचोगे ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं बचोगे। 1 साल 2 साल 3 साल बाद नोटिस आ ही जाएगा, है ना। अब तो 3 साल बाद नोटिस आएगा, नॉन फाइलिंग का नोटिस 3 साल बाद आएगा। क्यों? क्योंकि आपको 2 साल का एक्सटेंडेड पीरियड मिल गया है। आप आईटीआर भूल गए हो तो दुप्पी भर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है ना पूरी करनी पड़ती है, लेकिन 2 साल का एक्सटेंडेड पीरियड है, तो 2 साल और डिपार्टमेंट वेट करता, क्या पता भर ही ले। पता लगा मैं नोटिस भेजूँ, वो बोलेगा मैं तो भरने ही वाला था आईटीआर, आपने नोटिस क्यों भेज दिया? तो अभी तो 3 साल के बाद भी नोटिस आ सकता है ना। तो आईटीआर अगर आपने नहीं भरी है, वो भी किस केस में? जब आपका टीडीएस कटा है और डिपार्टमेंट को ये बात पता है, तो फिर तो आप रिस्क टेकर हो अच्छे खासे। तो इसलिए अब अगर मेरा टीडीएस कट गया या किसी भी एसएससी का टीडीएस कट गया, तो जितनी इनकम पे टीडीएस कटा है उतनी इनकम तो कम से कम डिस्क्लोज करनी ही करनी पड़ेगी, है ना। तो अब इसके टीडीएस का फ़ायदा सरकार को क्या हुआ? ऐसे लोग जिनका टीडीएस नहीं कट रहा था और पैसा कमा रहे थे, वो इनकम ही डिस्क्लोज नहीं करते थे, उस वाली जिस पर टीडीएस नहीं कटा, जो पैसा उन्हें कैश मिल गया वो सारी इनकम गायब कर जाते थे सभी लोग, है ना। जो पैसा कैश में कलेक्ट करा वो इनकम दिखाते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे हमारी इनकम हुई है, वो तो कुछ कैश वाला इनकम तो कभी इनकम दिखी नहीं ना डिपार्टमेंट के लिए।
तो वो ऐसी चीज़ों को, इनकम को छुपा जाते थे जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने TDS को एक मेजर बनाया कि आपका टैक्स जो है आपकी इनकम पे ही कट जाएगा। जहाँ पे सोर्स हुआ है, जिस कंपनी ने आपको इनकम दी है वही TDS काटेगी। अगर वो TDS नहीं काट रही तो क्या नुकसान है उसको। मान लीजिए NIFM, आपको हम पूरे एग्जांपल में NIFM लेकर चलते हैं। अगर NIFM कंपनी के पास TDS की लाइबिलिटी है, TDS काटना है, क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पहले दिन से TDS की कंप्लाइंस करनी है। तो NIFM इज अ लिमिटेड कंपनी, और NIFM अगर TDS न काटे और जिसका TDS काटना था उसको TDS न काटे और पूरा पैसा दे दे, तो क्या नुकसान है NIFM को? हाँ जी, अगर TDS ना काटे, न जमा कराए, तो क्या नुकसान है? ये लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, है ना। ये लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था। वो तो तब है जब काट लिया और जमा नहीं कराया, या नहीं काटा और जमा भी नहीं कराया। दूसरी बात कह रहा हूँ, काटा भी नहीं, जमा भी नहीं कराया, जमा कराने का विचार भी नहीं है। अब जो हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, ये हुआ था कि 2 केस थे। मैंने TDS काटा, जमा करना भूल गया, तो 1.5% का इंटरेस्ट। दूसरा केस था, मैंने TDS काटा भी नहीं, जमा भी नहीं कराया, लेकिन अब ऑडिट में पकड़ा गया TDS जमा कराना है, तो अब मैं जमा कराना चाहता हूँ, तो अब मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1%। अब ये तीसरा केस है आज कि कंपनी ने TDS काटा ही नहीं और काटने की इच्छा भी नहीं है, ऐसे ही रिटर्न फाइल कर दी बिना TDS काटे। ठीक है, क्या कह रहा हूँ? नाइदर TDS डिडक्टेड नॉट डिपॉजिटेड, डिपॉजिट भी नहीं करा एंड, और कंपनी ने अपनी ITR भी फाइल कर दी। तो ऐसे केस में पहले बार जो हम लास्ट क्लास थे हम करते भूल गए, लेकिन अपनी ITR फाइल करने से पहले पकड़ा गया कि उसके अरे एक प्रोफेशनल फीस पे करी थी, उसका TDS नहीं काटा, चलो हम अब काट के जमा करा देते हैं। उससे कैसे लेंगे वो बात की बात है, लेकिन डिपार्टमेंट का काम तो पूरा करें, तो हमें 1% का इंटरेस्ट देना पड़ता था। दूसरा था, हमने काटा लेकिन जमा कराना भूल गए ड्यू डेट पे, ड्यू डेट के बाद जमा कराने तो 1.5% का TDS इंटरेस्ट लग रहा था। तीसरा केस ये है कि हमने ना तो TDS काटा, ना जमा कराया, ना काटने की इच्छा भी नहीं है, हम सीधे ITR फाइल कर चुके हैं। मतलब हमें ITR भरने के बाद भी पता नहीं लगा कि हमने किसी का TDS काटना था, ITR भर दी पूरी। अब कंपनी ने, NIFM ने मान लीजिए अपनी ITR भर दी, और ऐसे करीब 40 लाख रुपए के ऐसे खर्चे थे जिस पे TDS कटना चाहिए था। किस सेक्शन में वो अलग बात है, वो अब ये देखते हैं हम। ऐसे 40 लाख रुपए के खर्चे थे जिस पे TDS कटना था। ठीक है, तो क्या नुकसान होगा अगर TDS नहीं काटा तो? हाँ जी, और ये NIFM जो ITR फाइल करी है, उस पे जो NIFM की ITR के हिसाब से नेट प्रॉफिट आया है, NIFM ने जब अपनी ITR फाइल करी उसमें 10 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया है। 10 लाख का प्रॉफिट कब दिखाया होगा? जब ये 40 लाख के खर्चे घटा दिए होंगे, है ना। ये बात समझ आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों को? ये जो 10 लाख का प्रॉफिट दिखाया उसने अपनी ITR में 10 लाख का प्रॉफिट दिखाया उसने, तो कब दिखाया होगा? ये 40 लाख रुपए तो घटाने के बाद ही प्रॉफिट आता है ना, सारे खर्चे घटाने के बाद प्रॉफिट आता है। लेकिन इस 40 लाख में डिपार्टमेंट को पता लगा कि इस 40 लाख में NIFM की लाइबिलिटी बनती थी TDS काटने की, लेकिन उसने TDS नहीं काटा और अपनी ITR फाइल कर दी। अब क्या होगा? डिपार्टमेंट क्या करेगा? ग्रॉस प्रॉफिट पे सर, नेट प्रॉफिट पे बेटा, टैक्सेबल इनकम है ना, 10 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट दिखा दिया उसने, अपनी ITR भर दी, जो 10 लाख पे टैक्स बनता था टैक्स दे दिया, लेकिन इस पे TDS नहीं काटा, और ये बात डिपार्टमेंट को पता लग गई कि इस पे TDS नहीं काटा। तो अब NIFM के ऊपर क्या नुकसान है? ITR तो भर चुका। पोस्ट नोटिस देगी maybe। हाँ, क्या हो सकता है बच्चा? नहीं आइडिया। देखो, अगर ये जिसको पेमेंट करनी थी, अगर ये रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट है ना, तो इस खर्चे का 30% आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा मान लो, या 30% आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। यानी कि आपने इनकम कितनी दिखाई है? 10 लाख। डिपार्टमेंट बोलेगा 10 लाख नहीं, इसका 30% और जोड़ो जरा, यानी कि 12 लाख रुपए। आपने जो टैक्स जमा करा था किससे करा था? 10 लाख से। डिपार्टमेंट कहेगा नहीं, 22 लाख से टैक्स निकालो अपना जरा। ठीक है, यानी कि आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि TDS के क्लॉज ड्रैकोनियन है। पिछली बार हम देख चुके हैं इंटरेस्ट के क्लॉज कैसे थे। नॉन डिडक्शन का प्रोविजन क्या है, नॉन डिडक्शन का रीजन नुकसान क्या है। अगर ये इंडियन रेजिडेंट है, अगर ये रेजिडेंट है, तो खर्च, जो टोटल खर्चा आपने P&L में डेबिट करा है उसका 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे ही खर्चा डिसअलाउ होगा तो जितना खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा वो आपकी इनकम बन जाएगी। तो आपने तो 40 लाख घटा के 10 लाख का प्रॉफिट निकाला था, तो 40 में से 30% डिसअलाउ कर दिया, यानी कि 12 लाख आपका डिसअलाउ हो गया। तो डिपार्टमेंट के अगर आपकी इनकम 10 लाख नहीं, आपकी इनकम कितनी है? 22 लाख। अब 22 लाख के ऊपर टैक्स निकालो, उसमें से जो 10 लाख पे टैक्स दे दिया वो हटा दो, बचा हुआ टैक्स और दोगे। अब क्योंकि असेसमेंट बाद में हो रही होगी तो उतने साल का इंटरेस्ट भी दोगे, ध्यान रखना, है ना।
TDS का भी इंटरेस्ट दोगे, अपनी इनकम पे भी, जो अपनी उसके इनकम पे टैक्स काटा उस पर दोगे, प्लस नॉन डिडक्शन की TDS नॉन डिडक्शन की पेनल्टी और लगेगी। मिनिमम पेनल्टी 10,000 रुपये है। TDS नहीं काटने की मिनिमम पेनल्टी 10,000 रुपये है, वो अलग से लगाएगा। मिनिमम पेनल्टी 10,000 रुपये, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख। जब उसे पता है 12 लाख रुपये डिसअलाउ हो रहे हैं तो पेनल्टी 1 लाख की लगाएगी। ध्यान रखना, 10,000 की लगाएगा नहीं पेनल्टी, है ना। उसे पता है 40 लाख रुपए का ऑफेंस करा है आपने, 12 लाख रुपए का खर्चा आपको डिसअलाउ हो रहा है तो पेनल्टी भी मैक्सिमम लगेगी, मिनिमम पेनल्टी नहीं लगेगी। मान लीजिए 2-3 हज़ार रुपये 5,000 रुपये का TDS डिसअलाउ होता है ना, तो 5-10 हज़ार रुपये की मिनिमम पेनल्टी लगाता। लेकिन उसे पता है खर्चा 12 लाख का डिसअलाउ हुआ, आपका ऑफेंस बड़ा है तो पेनल्टी भी 1 लाख रुपये की लगेगी। तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। नॉन डिडक्शन ऑफ TDS पे 30% का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। आपकी इनकम 10 लाख ना मान के डिपार्टमेंट 22 लाख मानेगा, जबकि आपने जिससे 40 लाख रुपए के बिल दिए इसकी पेमेंट कर चुके हो। बाकायदा चेक से पेमेंट करिए, जेन्युइन खर्चा सब काम है, सारी जगह पे ठीक है। गलती क्या हुई है, TDS नहीं कटा। अगर ये नॉन रेजिडेंट हो जाता तो, अगर ये नॉन रेजिडेंट हो जाता तो पता क्या होगा, बहुत बड़ा पाप, पूरे 40 लाख हेडबैक हो जाएंगे, पूरा का खर्चा डिसअलाउड। अगर ये नॉन रेजिडेंट हो गया तो 100% खर्चा डिसअलाउड है। यानी कि आपकी इनकम कितनी हो जाएगी अब, 50 लाख। अगर ये 40 लाख रुपए आपने किसी इंडिया से बाहर भेज दिए नॉन रेजिडेंट को, तो आपका पूरा 40 लाख 100% खर्चा डिसअलाउड है। तो आपकी इनकम 40 लाख 10 लाख ना मान के 50 लाख मानी जाएगी। अगर ये पेमेंट आपने नॉन रेजिडेंट को कर दी, NR को कर दी, तो आप जो नेट प्रॉफिट 10 लाख सोच के बैठे हो, डिपार्टमेंट कहेगा 10 लाख नहीं है, पूरा का पूरा खर्चा 100% डिसअलाउ होगा। यहाँ पे 40 लाख पूरा एडबैक, और आपकी इनकम मानी जाएगी 50 लाख, और 50 लाख पे टैक्स निकालना पड़ेगा। और जो 10 लाख पे आप टैक्स दे चुके हो उसे घटा देना, बचा हुआ टैक्स विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो नॉन डिडक्शन के TDS के प्रोविजन बहुत खतरनाक हैं। तो TDS के प्रोविजन से पहले ज़रा ध्यान से सोचना, 2 बार 3 बार 4 बार जरूर सोचना है। और हर कंपनी में TDS के लिए स्पेशल लोग बैठे होते हैं इसी काम के लिए, जो TDS को ध्यान रखते हैं, है ना। नहीं तो गलती इतनी खतरनाक पड़ती है। गलती से मान लो इग्नोरेंस की वजह से कोई ITR फाइल ही हो जाए, वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर 1% फाइल हो गई तो सोच लो कितना बड़ा नुकसान है। अगर रेजिडेंट को पेमेंट कराए तो 30% डिसअलाउड, नॉन रेजिडेंट को पे करा तो 100% डिसअलाउड। इसका एक रेमेडी है, वैसे रेजिडेंट को पे करा तो एक रेमेडी है, लेकिन वो रेमेडी कामगर नहीं है। दवाई तो दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, एक रास्ता छोड़ा है, लेकिन वो रास्ता कामगर नहीं होता। वो क्या कहता है कि आपने जिसको ये 40 लाख रुपए पे करे हैं ना, उसके पास जाओ, उसको CA से एक सर्टिफिकेट बनवा के लाओ और उसकी ITR की कॉपी पे लेके आओ, उसकी ITR की कॉपी लाओ, उससे CA से एक सर्टिफिकेट ऑडिट करो, सर्टिफिकेशन लेके आओ कि हाँ हमने ITR भरते में ये 40 लाख रुपए अपनी इनकम में दिखा दिए हैं। ऐसी अपनी ITR की कॉपी अपनी बाल की खाल उधारने को कोई देगा नहीं। डिपार्टमेंट में सबमिट करोगे ना बाबा ITR, तो जो ITR डिपार्टमेंट की आंखों से बची थी वो ITR क्यों दोगे? ले भाई तू देख मेरी ITR भी पढ़ ले, देखी मैंने दी नहीं दी, पता लगा अगली बार उसकी ITR को उधेड़ रहे हैं। तो ऐसा लेटर बना के कोई देता नहीं है मार्केट में। तो आप ये मत सोचना कि हाँ सर ने बनाया था लेटर ले लेंगे बच जाएंगे, लेटर मिलता ही नहीं मार्केट में, कोई नहीं देता लेटर भाई तेरे बात। अच्छा एक बात आओ, आपने 40 लाख रुपये मुझे देने थे, मुझे दे दिए 40 लाख रुपये बिना TDS काटे। अब मैं ITR पे दिखाऊं या ना दिखाऊं एक सेकेंडरी मैटर है। मैं 40 लाख रुपये, अब मैंने कुछ लेना आपसे, कुछ नहीं, NIFM से कुछ नहीं लेना मैंने। अब ये जो 12 लाख रुपए की पेनल्टी लग रही है किसको लग रही है? NIFM को। तो मेरा कोई नुकसान है? मैं अपनी ITR की कॉपी क्यों दूंगा आपको? आप सिर पटक के मर जाओ, मैं नहीं दूंगा कॉपी। सामने वाले से भी TDS नहीं काटा है। कैसे मतलब? जिसको 40 लाख हाँ उससे TDS लेना, उससे TDS काटा नहीं ना बेटा। हाँ तो उससे भी नहीं काटा और खुद को भरना पड़ेगा। हाँ खुद को भरना पड़ेगा। या तो अगर मान लो मेरे को 40 लाख पूरे दे दिए है ना, अब याद आया अरे TDS काटना था, अब पता लगा आनंद का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, नहीं मिल रहा आनंद, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। मुझे पता है 40 लाख आ गए, इसमें TDS काटते, 10% TDS काटते, है ना, मान लो 10% का रेट होता, 4 लाख TDS काट लेते, और मुझे अपनी ITR में 40 लाख रुपए दिखाने पड़ते, है ना, अपनी ITR में 40 लाख की इनकम भी तो दिखानी पड़ती। तो अब तो मेरा काम हो गया, गलती से 40 लाख मेरी जेब में आ गए, दोबारा मैंने आपसे काम भी नहीं करना, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन भी नहीं है, वन टाइम असाइनमेंट था, काम खत्म हो गया, फ़ोन नंबर बदल के बैठा हूँ, ढूंढ लो मुझे, कहाँ ढूंढोगे? या फ़ोन नंबर नहीं भी बदलाऊँ, मैं आपको पैन नंबर ही नहीं दे रहा हूँ अपना, है ना, जो TDS काटेगा पैन नंबर ही, मैं आपको अपना पैन नंबर ही नहीं दे रहा हूँ। अब मेरा पैन नंबर नहीं होगा तो किसके नाम पे रिटर्न डालोगे? तो मेरे नाम पे रिटर्न डाल सीधे मेरे पे, है ना। तो जब तक मैं आपको अपनी पैन डिटेल नहीं दूंगा तब तक आप रिटर्न में मेरा नाम भी नहीं डाल सकते, चाहे मान लो टैक्स अपनी जेब से जमा करा दो। 4 लाख भाई 12 लाख रुपए की डिसअलाउंस होने से फायदा अच्छा क्या है? 4 लाख का टैक्स मैं अपनी जेब से जमा करा दूँ, तब भी बच जाऊंगा, कंप्लायंस भी हो जाएगी, नॉन डिडक्शन की पेनल्टी भी नहीं लगेगी। 12 लाख का नुकसान होने से बढ़िया है 4 लाख का नुकसान हो जाए।
तो 4 लाख का चलो मैं टैक्स जमा करा दूंगा, लेकिन मैं तो पैन नंबर ही दे रहा हूँ, NIFT जमा तो करा देगी, जमा किसके नाम पे कराएगी, मैं तो पैन नंबर ही दे रहा हूँ। मैं तो ठीक है 40 लाख रुपए की फ्री में कमाई होगी मेरी, है ना। डिपार्टमेंट को तो कभी ज़िंदगी में नहीं पता लगेगा जब तक मेरा पैन नंबर नहीं होगा NIFM के पास, डिपार्टमेंट को पता ही नहीं लगता 40 लाख रुपए मैंने कमाए नहीं कमाए। तो अब कई बार ऐसा होता है मार्केट में, कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके पास बिना TDS के पैसा चला जाता है और फिर वो पैसे वापस नहीं करते हैं, कहते हैं यार तुम अपनी जेब से जमा करा लो, पैन नंबर ले लो, जमा कराओगे तो फिर क्रेडिट भी फिर उसी को जाएगा। जमा मैं पैसे वापस नहीं कर रहा, तुम अपनी जेब से जमा करा दो, मेरा पैन नंबर ले लो, डिटेल दे देना। तो पहले पैसे पूरे ले गया, फिर TDS जमा कराओगे, उसका पैन नंबर डालोगे, क्रेडिट फिर उसी को मिलेगा। वो दो, हाँ बहुत लोग होते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं दुनिया में, है ना। तो हर तरह के लोग मिलते हैं। तो आप, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि TDS के मामले में कभी भी अपना हाथ मत दबवा देना। अगर आपका हाथ दब गया तो बहुत बुरी तरह दबेगा फिर, है ना। 75,000 रुपये का खर्चा कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता। कितने बढ़िया दोस्त चले जाओ, दोस्ती तोड़ देंगे, बोलेंगे ठीक है अगली बार ऋषिकेश नहीं लेके जाएंगे तेरे को। तो 75,000 रुपये का इंटरेस्ट का खर्चा, है ना, कौन भरेगा, कंपनी भी क्यों भरेगी। तो इसलिए ऐसे कई सारी गलतियां हो गई। तो TDS के प्रोविजन बहुत ड्रैकोनियन है, TDS के बारे में बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। तो अगर और नॉन रेजिडेंट हो गया तो रिटर्न वाला सिस्टम भी नहीं है, खर्चा भी पूरा डिसअलाउड है और रिटर्न वाला सिस्टम भी नहीं है। आप किसी के नॉन रेजिडेंट के ITR ला के करोगे क्या, है ना। देखो इस पर सेक्शन 9 लगता है, एक्रूवल ऑफ इनकम। तो एक्रू इस 40 लाख रुपए की एक्रूवलिटी तो इंडिया में हुई ना, नॉन रेजिडेंट था, इनकम तो एक्रू इंडिया में हुई। जब इंडिया में एक्रू और अराइज हुई तो सेक्शन 9 के हिसाब से इसकी इनकम का टैक्स यहीं कट जाना था, आपने यहाँ टैक्स ही नहीं दिया। अभी अपनी कंट्री में जाकर ITR भरेगा नहीं भरेगा डिपार्टमेंट को। मान लो दुबई का आदमी हो, टैक्स हेवन कंट्री है, वहाँ तो सरकार को टैक्स नहीं देता हूँ और हमारे को भी नहीं दिया, तो सरकार ये कोई करिए कि मैं किस किस कंट्री में देखती रहूँगी कौन कौन सी कंट्री टैक्स हेवन है। ये तुम्हारा काम था, तुम्हें एक्ट में लिख के दे रखा, अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करोगे यहाँ TDS काट के ही दोगे, तो इसका टैक्स काटने के बाद अब ये इंडिया में रिटर्न भरे ना भरे कोई मतलब ही नहीं है। 4 लाख रुपए आ गए ना डिपार्टमेंट के पास, जहाँ मर्जी इस पैसे को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉन रेजिडेंट के केस में तो रिटर्न वाला चक्कर भी नहीं है, रेजिडेंट होगा तो रिटर्न वाला चक्कर है, लेकिन मिलती नहीं है कॉपी। बता रहा हूँ मैं आपको, कोई अपनी रिटर्न की कॉपी नहीं देता, कोई CS सर्टिफिकेट नहीं देता। ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा, बहुत अगर कोई अच्छा आदमी होता क्या बोलेगा, ठीक है यार तुम TDS काट लो, 4 लाख रुपए मेरे एडजस्ट कर लेना आने वाले टाइम पे, और क्या होगा, इतना करेगा। रिटर्न की कॉपी कोई नहीं देता। लेकिन वो तो केस ही नहीं है, अब तो ITR फाइल कर चुके हो, अब तो डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया ना आपको, डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, अब ज़्यादा दिक्कत में आ जाओगे आप। तो इसलिए TDS को बहुत ध्यान से देखना है और ये सारी चीज़ें TDS की याद रखनी है। मतलब मैं डराने के नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल फैक्ट, ये मार्केट में एक्चुअल समस्या है बहुत बड़ी। आप कहीं इंटरव्यू में जाओ और इंटरव्यू के लिए बेशक आप फ्रेशर जा रहे हो, GST और TDS के आंसर इंटरव्यू वाले को सेटिस्फैक्ट्री दे दो, तो अगर वो सोच के बैठा होगा ना मैं इस कैंडिडेट को 10,000 दूंगा और 15,000 मांगोगे तो 15 मिलेंगे, 15 सोच के बैठा होगा, 20 मांगोगे 20 मिलेंगे। अगर आपने उसे TDS और GST का जवाब सेटिस्फैक्ट्री दे दिए। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का नंबर तो बहुत बाद में आता है। कितने लोग ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 साल से इन अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं, आज तक उन्हें ITR भरनी नहीं आती है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तुम्हें, उंगली भी गिना दूंगा मैं। तो ITR भरने का तो कोई इंटरव्यू में पूछता भी नहीं है फ्रेशर से, है ना। लेकिन फ्रेशर से TDS GST जरूर पूछते हैं, क्योंकि सबको पता TDS हर महीने की बीमारी है ना, कितने सारे सेक्शन है। तो आपको सेक्शन तो चलो प्रैक्टिस से धीरे धीरे याद आ जाएंगे, लेकिन ये जो बेसिक है ना, ये पहले याद रखने पड़ेंगे आपको, कि बेसिक इतने ड्रैकोनियन है कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। सेक्शन में क्या होगा, आपने मान लीजिए 2% काटना था, 1 काट दिया, 1 काटना था 2 काट दिया, 2 काटना था 5 काट दिया, तो कम से कम TDS की कंप्लाइंस तो हुई, जो शॉर्टफॉल होगा वो रिकवर कर लोगे। लेकिन बिल्कुल भी नहीं कटा तो दिक्कत है। चले आगे, हेलो ठीक। अब पहला सेक्शन शुरू कर रहे हैं आज से, है ना। सेक्शन 194A, TDS ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे तो TDS काटना होता है, TDS ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी आप किसी से लोन लेते हो तो आपको उसका इंटरेस्ट देते हो, जब आप लोन लोगे तो उसका ब्याज भी दोगे, जब ब्याज दोगे तो उसका TDS कटेगा, है ना। ब्याज दोगे तो TDS कटेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट टू शेड्यूल्ड बैंक। अगर आपने बैंकों से किसी लोन लिया, SDFC, SBI, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे किसी शेड्यूल्ड बैंक से बैंक लोन लिया है और उसको ब्याज पे कर रहे हो, तो उसका TDS नहीं काटना। क्यों नहीं काटना होगा बता सकते हो, क्यों मना करा होगा डिपार्टमेंट ने? बैंकों को क्यों छोड़ा? सबसे ज़्यादा ब्याज इन्हीं को देना पड़ता है ना। सबसे ज़्यादा ब्याज तो बैंक को, यही बैंक की तो लोन का काम करते हैं। अगर बैंक से आपने कोई ब्याज पे पैसा लिया है, चाहे कार लोन हो, बिल्डिंग लोन हो, जैसा भी लोन हो,
अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है और बैंक को इंटरेस्ट पे करते हो, शेड्यूल्ड बैंक को, तो आपको उसके इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटना। रीजन क्या है पता है? अभी हमने क्या पता, आज ही पढ़ा था अभी कि इनकम, ताकि सामने वाले की रेसिपिएंट की इनकम डिस्क्लोज हो सके। टीडीएस का एक पर्पज ये भी है ना कि जो इनकम कमा रहा है डिपार्टमेंट को उसकी इनकम पता लगनी चाहिए। क्या किसी भी बैंक के पास ऐसा मोटिव है कि अपनी इनकम को छुपाए? ना उसके पास ऐसा कोई मोटिव है, ना उसके पास कोई ऐसा टूल है। मान लीजिए बैंक में ब्रांच मैनेजर आपका कोई बहुत खास आदमी है, आपके घर का ही मेंबर है, आपको बैंक से उसने लोन दिला दिया, अच्छी कंडीशनों पे लोन दिला दिया, अच्छे रेट पे दिला दिया, लेकिन जब आप बैंक में लोन की रीपेमेंट करोगे और वो बैंक में एंट्री न चढ़ाए, क्या वो आपका लोन खत्म हो पाएगा अपने आप? हाँ जी। मान लीजिए बैंक में बैंक मैनेजर आपका बहुत रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, आपका सगा भाई भी है, आपके पापा हैं, कोई भी हो, उन्होंने आपको लोन दिला दिया, अच्छे रेटों पे लोन मिला दिया, कम से कम डॉक्यूमेंट्स पे लोन मिल जाएगा, ये होता है अपने आदमी का फ़ायदा। लेकिन जब आप लोन की रीपेमेंट करोगे, ईएमआई वापस करोगे, तो ईएमआई के साथ ब्याज भी जाता है। ऐसा हो सकता है कि वो आपकी ईएमआई चढ़ाए ना, ताकि बैंक को इंटरेस्ट की इनकम ना दिखानी पड़े। अगर वो नहीं पोस्ट करेगा तो क्या आपका लोन कम होगा? नहीं होगा, कभी भी लोन कम नहीं होगा। तो अगर आपका लोन कम नहीं होगा तो फिर किस्तें किसको दे रहे हो आप? उस किस्त देने का कोई फ़ायदा है? यानी कि बैंक के पास, देखो, बैंक के पास अपनी इनकम कम करने का तरीका कोई नहीं है। अपने खर्चे बढ़ा के प्रॉफिट तो कम कर सकता है, लेकिन जितना भी इनवर्ड का इनकम है उसका सारा बैंकिंग चैनल से आता है, सारा सेम टाइम रिपोर्ट होता है। वो अपने 2000 रुपये के खर्चे को 20,000 कर सकता है कि भाई मैंने सिक्योरिटी गार्ड को 20,000 रुपये की तनख्वाह में रखा हुआ है, और एक की जगह बोलेगा 4 रखें। वो बैंक ऐसा प्रॉफिट कम कर सकता है, फिर स्टेशनरी के खर्चे बढ़ा ले, वो काम कर सकता है, लेकिन वो अपनी इनकम को ब्लैक कर ही नहीं सकता। बैंक के पास ऐसा कोई चैनल ही नहीं है कि बैंक, आप खुद ने भी आपने लोन लिया होगा ना बैंक से, और अपनी खुद की किस्तें भी भरोगे तो आपको बैंक में जमा ही करनी पड़ेगी। बैंक में जमा करते ही आपको एंट्री भी डालनी पड़ेगी, इतना ब्याज आया और इतना प्रिंसिपल आया, तभी वो लोन सेट ऑफ होगा। तो आप जब अपनी वाली इनकम को नहीं छुपा सकते हो तो दूसरे वाले की क्या कर पाओगे, है ना? तो आपके, है ना, तो बैंक इसलिए, इनकम टैक्स को भी पता है ये वाली बात, तो उसने पहले लिख दिया कि अगर लोन बैंक से लिया है, शेड्यूल्ड बैंक से लिया है, और उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा किसी से भी लो, किसी भी एनबीएफसी से लोगे तो भी टीडीएस काटना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है ना, एनबीएफसी, मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम गोल्ड, सुना है ना, डीएचएफएल, आईआईएफएल, ये सारे लोग अगर इनसे लिया है, किसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार से लिया है, किसी से भी लिया है, तो टीडीएस काटना जरूरी है। तो टीडीएस किस किस को काटना है? अगर मान लीजिए आपने अपनी एजुकेशन के लिए लोन लिया किसी से और उसकी रीपेमेंट कर रहे हो बैंक के अलावा कहीं और से, तो क्या आप उसका टीडीएस काटोगे? ध्यान से सुनना, आपने अपनी एजुकेशन के लिए लोन लिया, लोन की किस्तें वापस कर रहे हो, टीडीएस का इंटरेस्ट भी दोगे और प्रिंसिपल भी दोगे, क्या उसका टीडीएस काटोगे आप? नहीं सर। क्यों नहीं? अच्छा चलो दूसरी बात करते हैं। आपने मकान लिया, ठीक है, मिथिलेश ने मकान लिया, मकान के लिए लोन लिया। अब जब लोन पे करोगे तो ईएमआई जब पे करोगे तो उस लोन की ईएमआई में प्रिंसिपल भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा। मिथिलेश ने एक काम करते हैं, मिथिलेश ने 20 लाख रुपए का लोन लिया, हर महीने 20,000 रुपये की ईएमआई जाती है, जिसमें से 15,000 रुपये का प्रिंसिपल जा रहा है और 5,000 रुपये का इंटरेस्ट जा रहा है। ये इंटरेस्ट जाएगा हर महीने। ये होम लोन लिया है, ध्यान रखना, मिथिलेश आपने ही लिया है, ठीक है? अब बताओ आप टीडीएस काटोगे नहीं काटोगे इसका? मैं काटूंगा। हाँ जी, टीडीएस काटेंगे नहीं काटेंगे? नहीं काटूंगा। क्यों काटेंगे सर? क्योंकि ऑलरेडी हमने जब लोन लिया है तो वहाँ पे तो कुछ सैंक्शन करके लिया होगा। होम लोन फ्रॉम डीएचएफएल से लिया है, डीएचएफएल है, शाहरुख खान ऐड करता है इसका। डीएचएफएल से लोन लिया, ये बैंक नहीं है। एनबीएफसी से लिया है। दोबारा सोचो इस पॉइंट को कि मैं पूछ क्या रहा हूँ आपसे, एक बार दोबारा सोचो। डीएचएफएल से लोन लिया है, मिथिलेश ने लोन लिया है। मिथिलेश बात बताओ बच्चा, चलो स्पेलिंग मिस्टेक की अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लो मेरी, है ना, इंटरेस्ट पे चलो। तो कंपनी नहीं है तो क्या इसीलिए? हाँ भाई, इंडिविजुअल टीडीएस कब काटता है? जब उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होती है। पिछली क्लास में पढ़ा था, मिथिलेश इंडिविजुअल हैं। पता लगा कल सुबह तलवार लेके मार्केट में निकल के बताओ कौन कौन सा रेंट दे रहा है, कौन कौन सा ब्याज दे रहा है, सब टीडीएस काट के जमा कराओ। नहीं, आपको देखना है कि टीडीएस काटने वाला कौन होना चाहिए,
इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, कंपनी और फर्म को पहले दिन से टीडीएस काटना है और इंडिविजुअल एचयूएफ को तब काटना है जब उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो। क्लियर है? यस सर। तो आपका क्या नाम है, टीडीएस कब काटना है? इंडिविजुअल, एचयूएफ को तब काटना है जब उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होगी और कंपनी और फर्म को पहले दिन से काटना है। ठीक है, तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी हम सेक्शन पढ़ रहे हैं सब टीडीएस के लिए एलिजिबल थे लोग, है ना। हम जितने भी हम सेक्शन पढ़ेंगे ये मान के चलेंगे जिसने भी वो खर्चे करें वो टीडीएस के लिए तो एलिजिबल था, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो या एचयूएफ हो, कोई भी हो। यानी कि अब अगर मैं कंपनी की बात मान लूँ तो पूरे असाइनमेंट में ऐसे मान के चलो कि एनआईएफएम के हम अकाउंटेंट है सारे के सारे लोग, और एनआईएफएम ने किसी से लोन लिया, एनआईएफएम उसका इंटरेस्ट पे कर रही है, तो एनआईएफएम अगर लोन लेगी और उसका इंटरेस्ट पे करेगी तो टीडीएस काटेगी। बस वो लोन बैंक से नहीं होना चाहिए, ये कार लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, जैसा भी लोन हो, अगर ब्याज पे करोगे तो टीडीएस काटोगे। कब काटना है? अब देखो इसमें ना हर सेक्शन में एक थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी और एक टीडीएस का रेट मिलेगा, किसी किसी में 2 रेट भी हैं टीडीएस के। तो अगर कब टीडीएस कब कटेगा? इफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन, इक्वल टू कहीं नहीं है, ध्यान रखना, इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन 5000, और जितनी भी लिमिट लिख रहा हूँ ये सारी लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। ठीक, जहाँ हमने परसों वो कॉमन पॉइंट लिखा था वहाँ लिख ले हो बेशक, ऑल लिमिट्स आर एप्लीकेबल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। परसों हमने 4-5 पॉइंट लिखे थे ना, उसमें लिख लेना ऑल लिमिट्स आर एप्लीकेबल, ऑल लिमिट्स आर एप्लीकेबल, ऑल लिमिट आर एप्लीकेबल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, एप्लीकेबल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, एप्लीकेबल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। इसका अभी रेलेवेंस समझ आएगा थोड़ी देर में। ईच फाइनेंशियल ईयर, ये जो परसों 3-4 पॉइंट लिखे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट टीडीएस के बारे में, उसी में है ये भी, कि सारी लिमिट, यानी कि ये जो 5000 रुपये है ये क्या है, अगर आप 1 साल में किसी को 5000 से ज़्यादा का ब्याज दे दोगे तो आपको उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर ब्याज 1 साल में 5000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा तो जिस दिन 5000 से ज़्यादा होगा उस दिन टीडीएस काटना शुरू कर देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है ऑल लिमिट्स आर एप्लीकेबल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। ये सर, लेकिन एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर जैसे एनआईएफएम ने सर किसी का टीडीएस काटा, हाँ। तो सर जहाँ से सर उसने लोन लिया था वो मतलब वो कंपनी अपने आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे सर वो उतना अमाउंट मतलब डिडक्शन क्लेम कर लेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमने डिसाइड उस दिन भी डिस्कस करा था ना। मान लीजिए मेरा टैक्स बना 18,000 रुपये का और टीडीएस कटा 60,000 रुपये का, तो 42,000 मुझे रिफंड आ जाएंगे। मेरा टैक्स बना 1 लाख रुपये का, टीडीएस कटा 60,000 रुपये का, तो 40,000 मुझे और जमा करने हैं, तो वो एडजस्ट हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सरकार हो सकता है बुरी है लेकिन इतनी बुरी नहीं कि डबल मार मार दे, है ना। तो वो डबल मार नहीं लगेगी, मार तो एक ही तरफ लगेगी, टीडीएस एक जगह कटेगा, लेकिन जो टैक्स कट गया वो आपके पैन नंबर में आ जाता है और आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको अल्टीमेटली बिजनेस में लॉस हो गया तो पूरी जगह से जहाँ से भी जितना भी टीडीएस कटा होगा सारा वापस आ जाएगा, सारा वापस आ जाएगा। मान लो आपके एनआईएफएम को नहीं पता कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, है ना, एनआईएफएम जो आपको पैसे दे रही है उस पर टीडीएस काट लिया, लेकिन अल्टीमेट जब आप अपने बिजनेस की प्रॉफिट इनकम निकालने लगे तो वहाँ पे लॉस हो गया। जब लॉस हो गया तो कोई टैक्स बनेगा आपका? नहीं बनेगा। जब टैक्स नहीं बनेगा तो सारा का सारा पे रिफंड टीडीएस रिफंड हो जाएगा, तो सारा टीडीएस भी रिफंड कर देगी सरकार, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो डाउट आ रहा है पूछ लो सब, है ना, पूछना जरूर, डिस्कस करने से ही चीज़ें निकलेंगी, नहीं तो मन में बैठ रह जाएगा तो रह ही जाएगा। फिर तो मन में नहीं रखना, डिस्कस करना आराम से, घबराना नहीं, ये नहीं सोचना अरे इतनी छोटी सी बात नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, हम सीखने ही आए हैं। ये बोला था जैसे 5,000 से ज्यादा उस साल का तो टीडीएस कटेगा, मतलब हाँ। 15 भी होगा, 15,000 रुपये साल, हाँ तो भी टीडीएस कटेगा। 5 से बस ज्यादा होना चाहिए। अगर साल की तर महीना। हे भगवान, अभी नीचे क्या लाइन लिखी थी? ऑल लिमिट्स आर एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल के लिए। अगर ये साल में मान लीजिए आप अप्रैल से किसी को ब्याज दे रहे हो और 400 रुपये महीना दोगे तो पूरे साल में कितना होगा? 6,000 तो बहुत कम है सर। ऐसा कहाँ लिखा है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए काम करना है? अगर आपने मान लीजिए प्रिंसिपल कम लिया तो ब्याज भी तो कम ही दोगे। ये कोई बात है कि दूसरे का टीडीएस काटना तो ब्याज ज़्यादा दे दोगे? अगर 400 रुपये ब्याज लिया, 400 रुपये का हर महीने ब्याज पे कर रहे हो तो साल में कितना हो जाएगा? 4800 रुपये, है ना, 4800। क्या इस पर टीडीएस कटेगा?
नहीं कटेगा, साल में 5,000 से ज़्यादा ही नहीं हो रहा। लेकिन मान लीजिए आपने कुछ अमाउंट लोन लिया और हर महीने आप 1,000 रुपये का ब्याज दे रहे हो, तो साल में कितना हो जाएगा? तो अब 5,000 से ज़्यादा हो गया तो अब TDS काटोगे। देखो बिजनेस पैरेलल्स में मेरे को भी पता है कि 400 रुपये महीने के ब्याज पे कौन लेगा, है ना, कि इतना छोटा लोन कौन ले रहा है जो 400 रुपये महीने का ब्याज देगा, कितना सा अमाउंट होगा वो, तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो 5,000, मान लीजिए आपने किसी से 1 महीने लोन लिया, 1 महीने का ब्याज था 5,000 रुपये और अगले महीने वो लोन वापस कर दिया, तो जब अगले महीने लोन वापस कर दिया तो ब्याज दोगे? नहीं दोगे। तो ब्याज कितना कटा एक साल, इंटरेस्ट ब्याज कितना दिया एक साल में? 5,000, तो TDS नहीं काटोगे, है ना। यानी मान लो 1,000 वाला था, 4 महीने आपने लोन लिया, 5वें महीने में आप पूरा लोन ही वापस कर दिया, तो अब 4 महीने का इस साल में लोन कितना गया? 4,000 रुपये। अगर पूरे साल जाता तो लिमिट पार हो जाती, लेकिन अब कितना गया? 4,000 गया ना, तो TDS नहीं काटोगे। हमारा समझने का मतलब ये है कि अगर 5,000 से ज़्यादा हो जाए तो TDS काटना है, सिंपल सी बात है ना। नहीं 5,000 से कम रहेगा तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई वायलेशन नहीं, किसी भी चीज़ का कोई नुकसान नहीं। 5,000 से ज़्यादा होने के बाद नहीं काटोगे तो डिपार्टमेंट को तकलीफ है। जो भी लिमिट जिस सेक्शन में पढ़ेंगे उस लिमिट तक अगर आप TDS नहीं काटोगे तो आप कोई गलती नहीं करो। डिपार्टमेंट नहीं बोल रखा कि 5,000 तक TDS मत काटना। जैसे ही 5,001 रुपया हो गया तो फिर TDS काटना पड़ेगा, फिर पुराने वाले पे भी काटना जिस पे नहीं कटा, ठीक है। मान लीजिए अभी 1,000 रुपये महीने की बात कर रहे थे, तो 1,000 रुपये महीने अप्रैल में 1,000, क्या अप्रैल में लिमिट 5,000 से पार हुई? मई में 1,000 लिमिट पार हुई, जून में, जुलाई में, अगस्त में नहीं, सितंबर में हो गई, सितंबर में आ गए 6,000 रुपये। तो अब खाली 1,000 रुपये पे TDS नहीं काटना, पूरे 6,000 रुपये काटना है। जो पुरानी पेमेंट जिस पे TDS नहीं काटा था उस पर भी अब कटेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इस साल की इनकम तो पूरी है ना, वो तो 1 साल की इनकम पूरी रिपोर्ट करनी, तो जिस दिन लिमिट पार हो जाएगी उस दिन सारा काट दोगे। या देखो प्रैक्टिकल में क्या होता है, मान लीजिए आपने जिससे लोन लिया, आपको पता है आपने 2 साल के लिए लोन ले रखा है, तो 2 साल तक आप इंटरेस्ट पे करोगे और आपको पता है हर साल लिमिट पार हो जाएगी, तो आप पहले ही 1,000 रुपये से काट लो। देखो 1,000 रुपये यहाँ पे दिए, इस पर TDS नहीं काटा क्योंकि लिमिट पार नहीं हुई, इस पर TDS नहीं काटा, इस पर नहीं काटा, इस पर नहीं काटा, इस पर नहीं काटा। ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है और ये अगस्त है। अब सितंबर आ गया, इस पे आते आते 5,000 से ऊपर चले गए अब आप। तो आपको मैंने बोला जब TDS काटोगे तो सब पे काटोगे, यानी कि यहाँ पे आके कितने पे? 6,000 पे TDS काटोगे, ठीक है। और आपको अगर एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट है, लोन का टेन्योर बता रहा है कि ये लिमिट इस साल में पार हो जाएगी, तो आप यहीं पे काटना शुरू कर दो। यहाँ पे बात तो एक ही पड़ेगी ना, जिस दिन लिमिट पार होगी उस दिन भी इतना ही कटेगा, जिस लिमिट पार नहीं हो रही उस दिन भी इतना कटेगा, तो हर महीने काटना शुरू कर सकते हो आप। तो TDS कितना है? TDS @ 10%, 10% TDS कटेगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो TDS कटेगा 10%। तो आप हर महीने 100 रुपये काट लो या यहाँ पे इकट्ठे आके 600 रुपये काट लो, बात तो एक ही है। तो अगर देखो किसी भी सेक्शन में, मैं हर सेक्शन की बात कर रहा हूँ, किसी भी सेक्शन में अगर आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है पहले दिन ही कि ये लिमिट पार हो जाएगी इस साल, तो आप पहले बिल से TDS काट सकते हो, कोई वायलेशन नहीं है और सामने वाले को भी कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे आप 1,000 रुपये का इंटरेस्ट है ना, वो सोच के बैठा है 1,000 रुपये आएंगे तो कुछ खाऊंगा पीऊंगा, पता लगा आपने 600 रुपये TDS का कट लिया, उसको 400 रुपये पकड़ा रहे हो, तो उसकी तो चाट की थाली गिर जाएगी बेचारे की। तो आपको है ना, अगर आपको पता है थ्रेशोल्ड पार हो जाएगी तो आप हर महीने 100 रुपये काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आते आते तक अपने आप 600 हो जाएंगे और उसके बाद हर महीने 100 काटने ही काटने। और एक बार लिमिट पार हो गई उस फाइनेंशियल ईयर में तो अगली बार लिमिट नहीं चेक करनी है, फिर तो हर बार कटेगा। यानी कि ये सितंबर तक आपने मान लीजिए यहाँ पे नहीं काट रहे थे आप, सितंबर में 600 काटे, अब अक्टूबर में फिर पे करोगे 1,000 रुपये, अब TDS कटेगा नहीं कटेगा? हाँ जी, अब तो हर बार कटेगा, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी में, मार्च में, अब पूरा कटेगा। क्यों? अब तो 5,000 से ऊपर ही जा रही है ना इनकम, अब 5 से नीचे कोई जा रही है। तो अगर मान लीजिए जिस दिन थ्रेशोल्ड लिमिट पार होगी और जब पहली बार TDS कटना शुरू होगा उसके बाद बाकी के महीने में दोबारा लिमिट चेक नहीं करनी, लिमिट तो पार हो चुकी है अब, तो अब TDS कटता ही रहेगा हमेशा पूरे फाइनेंशियल ईयर। अगले साल जाके दोबारा सोचना पड़ेगा लिमिट पार हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर है? हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी।
ये मतलब 5,000 के ऊपर गया तो 5,000 प्लस जितना भी गया उसका टैक्स निकालना पड़ेगा। हाँ बेटा, पता है हाँ तो 6,000 का 10%। हाँ 6,000 का 10%, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और उसके बाद हर 1,000 रुपये पे 10% काटना है हर महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर हर महीने काटना है, क्योंकि तो 5,000 से ऊपर जा चुके हो ना आप। अब इनकम 5,000 से नीचे को जाएगी, अब तो ऊपर ही जा रही है, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे करके बढ़ जाएंगे, तो हर महीने फिर काटना है उसका। क्लियर है? सर एक कंफ्यूजन हो गया। बोलो 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 बोलो। ये जो आपने लिखा था ना शुरू में, टीडीएस पेमेंट इंटरेस्ट और उसमें एक्सेप्शन था ऑन द शेड्यूल बैंक। हाँ। उसके बाद आपने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि कोई एजुकेशन पे लोन लेता है 50 लाख का, हाँ। तो उसमें एक चीज और आपने बताया था कि इंडिविजुअल और एचयूएफ का टर्नओवर 1 करोड़ वाला होना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ मतलब कंफ्यूजन हो गया, ये जो अभी टीडीएस यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। देखो मेरी यहाँ पे थोड़ा सा हमने mix हो गया। कोई बात नहीं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कौन आदमी टीडीएस की कंप्लायंस करने के लिए जिम्मेदार है ना। तो हमने कहा था कि कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को पहले दिन से टीडीएस नंबर लेना है, और उनको टीडीएस का नंबर लेने के बाद जहाँ जहाँ टीडीएस कटेगा वो काटना है। ठीक है, अगर मान लीजिए एनआईएफएम लिमिटेड एक कंपनी है, तो एनआईएफएम लिमिटेड के पास लोन ले या ना ले, है ना, किसी भी पर्पज़ के लिए वो लोन ले रही है या नहीं ले रही है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसे 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 नंबर अप्लाई करेगा तो जिस दिन वो लोन लेगा और ब्याज 5,000 से ऊपर ज़्यादा चला जाएगा तो टीडीएस काटना शुरू कर देगा। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, अब मान लीजिए टर्नओवर होना चाहिए ना 1 करोड़। इंडिविजुअल के केस में टर्नओवर देखते हैं बेटा, कंपनी के केस में टर्नओवर नहीं देखते ना। टर्नओवर केवल इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में देखने हैं, कंपनी के केस में टर्नओवर देखते ही नहीं ना। पहले दिन ही 10 नंबर, जिस दिन कंपनी बनेगी उसी दिन 10 नंबर अप्लाई करना है। जिस दिन कंपनी का पैन नंबर आ जाए, जिस दिन पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर आ जाए, उसी दिन 10 नंबर अप्लाई करना है, चाहे आपने लोन लिया या नहीं लिया, आपको 10 नंबर पहले चाहिए। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मतलब हम जब होम लोन लेते हैं तब टीडीएस भी कटता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है? दो अलग अलग डिपार्टमेंट है बेटा, प्रॉपर्टी टैक्स तो अलग चीज़ है, होम लोन अलग चीज़ है। आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हो आपने अभी मैंने आपको वो लोन दिलाया था ना मकान के लिए 20 लाख रुपए, तो आपने टीडीएस काटा था? हाँ काटा था। कि झूठ बोल रहे हो बेकार में? नहीं काटा था आपने, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम थी, नहीं काटा था। 5,000 के ऊपर था ना वो। अरे तो बेटा आपके पास तो, आप तो इंडिविजुअल हो ना, इंडिविजुअल टीडीएस ना। आप देखो टीडीएस कौन काट सकता है? जिसके पास 10 नंबर होगा। आपके पास 10 नंबर कब होना चाहिए? जब आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होगी। और टर्नओवर कब होती है? जब आप बिजनेस करते हो। आप बिजनेस कर रहे हो अभी? नहीं। फिर टर्नओवर का मतलब आप सोचो कि जो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में लोन ले रहा है, ऐसे सोच के चलो ना। अच्छा, मुझे लगा कि जे बात समझ आई? टर्नओवर का मतलब है सेल और ग्रॉस रीट फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। अरे अकाउंट्स के बच्चे हो, मेरे को तो ये भी बताना था क्या? टर्नओवर मींस सेल और ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। टर्नओवर का मतलब ये है, सेल को टर्नओवर बोलते हैं ना। तो आप तो पढ़ रहे हो, आपने पढ़ रहे हो, मान लीजिए पढ़ नहीं रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो। नौकरी करने के लिए आपने नौकरी करते करते आपने कोई मकान पसंद आया, कुछ आपके पास फाइनेंस था, बजट था, कुछ आपने बैंक से फाइनेंस कराया, अब अपनी सैलरी में से किस्तें भर रहे हो। आप किस्तें भर रहे हो तो उसमें ब्याज तो दे रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप टीडीएस नहीं काटोगे। क्यों? क्योंकि आप तो सैलरीड पर्सन हो, आपका बिजनेस ही नहीं है। आपकी टर्नओवर 1 करोड़ होगी नहीं कभी ज़िंदगी में। सैलरी चाहे 50 करोड़ हो जाए, लेकिन सैलरी टर्नओवर तो नहीं होती ना। तो टर्नओवर होनी चाहिए आपकी, टर्नओवर होनी चाहिए। तो अब अगर अलीसा ने कहीं से लोन लिया है, ठीक है, तो अलीसा ने, देखो अलीसा ने 2 तरह का लोन लिया। एक अलीसा ने लोन लिया पर्सनल, ठीक है, कि अलीसा ने पर्सनल लोन लिया, अलीसा को यूएसए घूमने जाना था, ठीक है, तो पर्सनल लोन लिया, यूएसए घूम के आ गई, किस्तें भरती रहेंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। जब किस्त भर रही है तो ब्याज भी देंगे नहीं देंगे उसमें अलीसा? तो क्या अलीसा टीडीएस काटेंगी? नहीं काटोगे, क्योंकि अलीसा का बिजनेस नहीं है, अलीसा बिजनेस नहीं कर रही है, अलीसा की टर्नओवर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अलीसा ने बिजनेस के लिए लोन लिया, ठीक है, और अलीसा के ने बिजनेस के लिए लोन लिया, अलीसा की टर्नओवर पिछले साल में 2 करोड़ रुपए थी,
और इस साल लोन लिया है, तो अब जो ब्याज देंगे अलीसा, इस पे टीडीएस काटेंगे नहीं काटेंगे? यस सर। अब समझ आ गया? कन्फ्यूजन क्लियर अलीसा? अभी तक क्या देखा कि अगर आपने किसी से ब्याज पे पैसा लिया है, ब्याज पे पैसा लिया है और ब्याज एक साल में 5,000 से ज़्यादा होगा तो आपको टीडीएस काटना है, 10% के रेट से टीडीएस काटना है। और अगर आपको ये पता लगता है, कोई रिटर्न एविडेंस ऐसा है, कोई प्रैक्टिस से आपको ये पता लग रहा है कि लिमिट पार हो जाएगी, तो आप पहले दिन से टीडीएस काट सकते हो। 5,000 पूरे होने का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कैलकुलेशन करके देख लिया, दोनों से बात एक ही बैठती है, तो आपको टीडीएस काटना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सर अगर पहली पेमेंट होगी तो जैसे पहले दिन से ही लोन कार्ड या टीडीएस कटने लग गया, हाँ। और पहली पेमेंट हो गई रीपेमेंट लोन की, तो मतलब समझ नहीं, जैसे ये फर्स्ट डे से हमारा टीडीएस करना चालू हो, हाँ, फिर अगर जब 6,000 बिना हुए उसने रीपेमेंट कर दी लोन की पूरी, हाँ, तो फिर क्या होगा उस तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं लोकेश, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए मैंने लोन लिया था 2 साल के लिए, ठीक है, हमारी कंपनी ने लोन लिया 2 साल के लिए, अकाउंटेंट को पता है कि 2 साल के लिए लोन लिया तो लिमिट तो पार हो जाएगी, है ना। आप ये ध्यान रखना, आप हमेशा अकाउंटेंट हो, ज्योतिष नहीं हो, है ना। ज्योतिषी नहीं हो, माथा देख के भविष्य नहीं बताते, हाथ देख के भविष्य नहीं बताते हो। तो आपको लोकेश की बात ठीक है, लोकेश कह रहे हैं कि 4 महीने तो हमने ये माना था कि लिमिट पार हो जाएगी, तो यहाँ पे भी 100 काटे, यहाँ पे भी 100 रुपये काटे, यहाँ पे भी 100 रुपये काटे। हमने 4 महीने का टीडीएस काट दिया, ये 100 रुपये। अब 5वें महीने का टीडीएस काटते तो भी लिमिट तो पार नहीं हो रही थी, लेकिन क्योंकि एग्रीमेंट ऐसा था कि लिमिट पार हो जाएगी, इसलिए हम हर महीने 100 रुपये काट रहे थे। और कंपनी के पास कहीं से अचानक फंड आया, कंपनी ने सारा लोन वापस कर दिया, तो वो कह रही है 400 रुपये का क्या होगा। इस 400 रुपये का कुछ नहीं होगा, मैं अपनी क्वार्टरली रिटर्न भरूंगा और जिससे लोन लिया था उसका पैन नंबर डाल दूंगा, डिपार्टमेंट को बता दूंगा इन्हें 4,000 रुपये का मेरे से ब्याज कमाया, ये 400 रुपये का टीडीएस पकड़ो, और उस जिसका इंटरेस्ट दिया था उसकी इनकम में ये कंसीडर हो जाएगा अपने आप। ये टीडीएस का क्रेडिट उसे 4 ही महीने का मिलेगा, हमने ब्याज 4 महीने का दिया, तो मतलब नुकसान किसी का भी नहीं है ना। वो कह रहे हैं अगर मान लीजिए हमने तो प्रोजेक्शन करी थी कि लिमिट पार हो जाएगी, लेकिन लिमिट पार होने से पहले ही कंपनी ने लोन वापस कर दिया, तो अगेन फिर वही कह रहे हो कि हम ज्योतिष को ही हैं, मैनेजर के पास कहीं से पैसा आ गया वापस कर दिया, तो हम तो ये मान के चल रहे थे कि अब पैसा नहीं आएगा, 2 साल तक लोन चलाओगे, टीडीएस काट रहे हैं, तो जो काट भी लिया तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, जिसका टीडीएस काटा उसे तो क्रेडिट मिलना ही है। अब उसे 400 का मिलेगा क्योंकि कमाई भी 4,000 है, तो नुकसान कोई नहीं है उसका। चले आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं। आज हम एनआईएफएम में अकाउंटेंट सब, यहाँ टर्नओवर का चक्कर नहीं पड़ेगा ना। एनआईएफएम ने ये लोन लिए कुछ पर एनम है ना, पर मंथ नहीं है, अत्याचार हो जाएगा नहीं तो। पर मंथ लिया है 12,000 रुपये पर मंथ, 12% पर एनम, और ये लोन लिया है 1 अप्रैल 2023 से। दूसरा लोन लिया 1 दिसंबर 2023 से फ्रॉम मिस्टर वाई बी फाइनेंशियल सर्विसेज, वाई बी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से दूसरा लोन लिया है, और ये लोन लिया है 3 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम। अब ये सोच के बताओ किसका टीडीएस कटेगा किसका नहीं कटेगा, या दोनों का ही कटेगा? दोनों में कटेगा। दोनों में कटेगा। चलो इसका इंटरेस्ट बताओ कितना आता है पूरे साल का? 60,000। इसका इंटरेस्ट आएगा 60,000, और नीचे वाले का 18,000 तो दोनों का टीडीएस कटेगा। इसका कितना आ रहा है? 18,000। तो दोनों का टीडीएस कटेगा पक्का। अच्छा, नीचे वाले में क्यों काट रहे हो कि 18,000 हो रहा है ब्याज, इसलिए काट रहे हो? पहले बता दो एक बार। हाँ जी, नीचे 5,000 से ज्यादा है सर, 18,000 इसलिए काट रहे हैं। 18,000 5,000 से ज़्यादा इसीलिए काट रहे हो ना सभी लोग? यस सर। तो फिर आपका देखो टीडीएस तो कटेगा, ये बात ठीक है, लेकिन आपका आंसर गलत है। इसका 18,000 इसका, हाँ, साल भर का ब्याज कोई है, 4 महीने का ब्याज बताओ कितना होता है? आपका टीडीएस कटेगा, ये बात ठीक है, लेकिन जो आपका लॉजिक है वो गलत है। 4 महीने का ब्याज बताओ कितना होता है? 6,000। इसलिए टीडीएस कटेगा कि इसका ब्याज 6,000 हो रहा है, 18,000 हो रहा है इसलिए नहीं कटेगा। बात समझ रहे हो? यस सर। बात समझ आया कॉम्पो? यू गॉट इट और नॉट? आपको 6,000 रुपये टीडीएस काटना है, 18,000 रुपये टीडीएस, 18,000 रुपये टीडीएस
नहीं काटना है। नहीं काटना है। तो इसका टीडीएस के जब इसकी एंट्री करोगे आप, अप्रैल में पहली एंट्री करोगे तो अप्रैल में क्या एंट्री करोगे इसकी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना 60,000। इतना तेज कैलकुलेटर क्यों है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? 60,000। आप अगर 60,000 बोल रहे हो तो जो बच्चे 60,000 सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप अप्रैल में पूरे साल का ब्याज दे दोगे, ऐसा होता है? ऐसा होगा कि आप अप्रैल में पूरे साल का ब्याज दे दोगे? कोई देगा? मतलब 5 लाख रुपए आपने उससे अप्रैल में लोन लिए, 60,000 तुरंत ही ब्याज के दे दिए, 5,000। तो आपके पास तो 440 का लोन पहुंचेगा इस हिसाब से। तो 5,000 रुपये एक महीने का ब्याज, एक ही महीने का इंटरेस्ट भी दोगे, एक ही महीने का टीडीएस भी काटोगे। ये एंट्री करोगे 1 अप्रैल या जिस दिन भी आप ब्याज दोगे, अप्रैल में शुरू में, अप्रैल में लास्ट में, उस दिन की एंट्री है। 2 टीडीएस पेबल, टीडीएस पेबल पर एनम लिखा है ना, तो हम साल का नहीं लिख सकते? अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट मुझे लिखने दो बस, फिर मैं आपकी बात पे आता हूँ। 2 मिस्टर एक्स, कितने यहाँ पे कितने पैसे लिखो मिस्टर एक्स के नाम पे? 4,500। 4,500। उसके 500 का तो उसका टीडीएस काट के सरकार को दे दिया। देखो मिथिलेश, आप 60,000 रुपये का खर्चा बुक करने का मतलब आप क्या कह रहे हो कि आपने 60,000 रुपये उसे दे दिए या फिर देने हैं? अभी जो पहले लोकेश वाली बात हुई थी, लोकेश ने बोला था मान लीजिए हमने 4 महीने बाद उसे लोन वापस कर दिया, तो आप तो टीडीएस 60,000 रुपये पे काट चुके होगे, जबकि टीडीएस कितने पे कटना था? 20,000 पे कटना था। तो आप उसका नुकसान करा दोगे ना। जो इंटरेस्ट आपने दिया ही नहीं, जो खर्चा आपका ड्यू ही नहीं हुआ, उस पर टीडीएस कैसे काट सकते हो? अप्रैल का खर्चा 5,000 ड्यू हो गया ना, आपने पैसा ले लिया, 1 महीने पैसा यूज कर लिया, तो अप्रैल का ब्याज तो दोगे। तो जितने महीने का आप ब्याज देते जाओगे उतने महीने का खर्चा बुक करोगे ना। आप पूरे साल के शुरू में 60,000 का खर्चा बुक नहीं कर पाओगे, उसकी इनकम है ही नहीं 60,000 रुपये अभी तक। तो क्या पता आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद वो लोन वापस कर दो। बाय इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट ड्यू? इंटरेस्ट ड्यू अभी तो ड्यू हुआ, पे तो हुआ ही नहीं, अभी तो ड्यू हुआ यहाँ पे, है ना, इंटरेस्ट ड्यू। सर पर अगर ऐसा हुआ तो एनआईएफएम को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया 1 साल, मतलब 1 महीने में, और उनको दिमाग में है कि 1 महीने में उनको लोन ये करना है। हाँ तो बेटा ठीक है, आप 1 महीने में वापस कर दो। हमने 500 रुपये काटे हैं, 500 रुपये उसके मिस्टर एक्स के, हम अपनी टीडीएस की रिटर्न भरेंगे क्वार्टरली, उसमें डाल देंगे कि हमने मिस्टर एक्स को 5,000 रुपये का ब्याज दिया था, जिसमें 500 रुपये का टीडीएस काट के जमा करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यही तो बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले ना। अगर 1 महीने में, हाँ वो इसीलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ 60,000 का खर्चा बुक करके 60,000 का टीडीएस नहीं काट पाओगे आप, इसी रीजन से नहीं काट पाओगे। जो उसकी इनकम हुई नहीं आप कैसे दिखा दोगे, है ना? ये तो गरीब मार हो जाएगी बेचारे की। अब इसकी एंट्री किस दिन करनी है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को इसकी एंट्री करनी है इंटरेस्ट की। दिसंबर में लोन लिया है तो अप्रैल में एंट्री नहीं करेंगे, अप्रैल में, हाँ दिसंबर में ही होगी, है ना। ये कौन, किसने लिखा ये बेकार की बात? तो आप महीने के एंड में दे रहे हो या महीने के स्टार्टिंग में तो खैर कोई ब्याज नहीं देगा, महीने के एंड में देगा। 31 दिसंबर को एंट्री क्या होगी? अगेन वही वाली, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट कितना आएगा? 1500 आएगा। 1500 समझ आ रहा है मिथिलेश, अलीसा, राहुल, सब लोग जो भी हैं ऑनलाइन में? अंबिका है, अंबिका है, अंबिका समझ आ रहा है 1500 कैसे आया? जी जी सर। 2 टीडीएस पेबल कितना? 150। 2 क्या था ये? वाईबी फाइनेंशियल, वाईबी 1350। ठीक है, ये अब हर महीने, अब मार्च तक यही एंट्री होगी। ठीक है, 4 महीने तक यही एंट्री लगाती रहेगी जब तक लोन कम ज़्यादा ना हो जाए, है ना। लोन कम हो गया, ज़्यादा हो गया तो एंट्री चेंज हो जाएगी। तो अब हर महीने आपने यही एंट्री करनी है। ध्यान रखना है एक चीज़ और, ये जो टीडीएस पेबल का लेजर बनेगा ना, हर सेक्शन का अलग बनेगा, ध्यान रख लेना। टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 194A, 194I, 194C, 194H, जितने भी हम सेक्शन पढ़ेंगे 1 बाई 1, हर एक का एक अलग लेजर बनेगा। ये क्यों? क्योंकि जब आप टीडीएस की रिटर्न भरते हो तो वहाँ पे बताना पड़ता है कि आपने टीडीएस कौन से सेक्शन में काटा, क्योंकि हर एक का रेट टीडीएस का 10% नहीं है ना।
तो डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि आपने सही टीडीएस काटा है, किसी का कम तो नहीं काट लिया, ज़्यादा तो नहीं काट लिया। तो इसलिए जब आप उसमें सेक्शन लिखोगे तो डिपार्टमेंट को पता लगेगा टीडीएस आपने सही काटा या गलत काटा, क्योंकि सभी पे 5 भी नहीं है और सभी पे 5 से कम भी नहीं है, किसी पे 10% भी टीडीएस है और किसी पे 1% भी है। तो डिपार्टमेंट को ये पता कैसे लगेगा कि 5 वाला काटा, 10 वाला काटा या 1 वाला काटा। तो जब आप सेक्शन लिखोगे टीडीएस की रिटर्न भरते टाइम, क्वार्टरली रिटर्न भरते टाइम, तो यहाँ सेक्शन कोड करना पड़ता है वहाँ, तो आप तब डिपार्टमेंट को पता लगेगा हाँ इन्होंने ठीक टीडीएस काटा है। मान लीजिए मैंने सेक्शन लिखा 194A और टीडीएस काटा 1%, तो डिपार्टमेंट नोटिस भेज देगा ना शॉर्टफॉल का, आपने 10 काटना था 1% क्यों काटा या 2% क्यों काटा। तो आप तो जैसे सेक्शन लिखोगे तो डिपार्टमेंट को पता लगेगा कि इसने टीडीएस कितना काटना चाहिए था। तो सेक्शन इसलिए हर एक का अलग अलग बनाना है, हर खर्चे का एक अलग सेक्शन है। इंटरेस्ट के लिए 194A है तो किसी और काम के लिए कुछ और है, तो हर अलग अलग खर्चे का नेचर बदलेगा तो सेक्शन भी बदलेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट भी बदलेगी और टीडीएस का रेट भी बदलेगा। तो इसलिए सबको आइसोलेशन में समझना है एक एक करके, है ना, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। ये क्लियर हो गया? सर जैसे सर मिस्टर एक्स सर अपनी बुक्स में 500 की लायबिलिटी बाद में कम कर लेंगे। हाँ टैक्स लायबिलिटी ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ होता ही मिस्टर एक्स का टैक्स। एनआईएफएम सर कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसने सिर्फ 5000 में 500 गवर्नमेंट को पे कर दिया और 4500 एनआईएफएम को कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं, एनआईएफएम का ना कोई बेनिफिट है ना कोई नुकसान, ओके सर, है ना। न काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो मोह माया से परे है अब एनआईएफएम, है ना। अगर एनआईएफएम ने टीडीएस नहीं काटा तो एनआईएफएम का बैर हो जाएगा इनकम टैक्स से, अगर काट लिया तो कोई समस्या नहीं है।